सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ मैं सलमान मिर्ज़ा आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। अब चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली का हरगिज़ मतलब सज़ा की माफ़ी नहीं, और जब तक ये सज़ा कायम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नाअहल ही रहेंगे, क्योंकि ये सजा की मुअत्तली है, ना कि सजा का खत्म होना। तोशाखाना केस पहले की तरह चलता रहेगा। सिर्फ कानून के मुताबिक अगर मुजरिम को 3 साल से कम सजा हो तो जमानत का दिया जाना एक रूटीन का अदालती मामला होता है, लेकिन इस मुअत्तली का यह मतलब हरगिज नहीं कि केस खत्म हो गया है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरी हो गए हैं या उनकी नाअहली खत्म हो गई है। आर्टिकल 63H के मुताबिक अगर मुजरिम की सजा 2 साल से ज्यादा हो तो वो नाअहल हो जाता है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 426 के मुताबिक 3 साल सजा सुनाई जा चुकी है, जिसका वाज़े मतलब यह है कि उनकी नाअहली कायम है और बरकरार रहेगी। अब यहां यह समझना बड़ा जरूरी है कि सजा की मुअत्तली का मकसद सजा की माफी नहीं है। कानून के मुताबिक जब तक सजा रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नाअहल रहेंगे, और सजा मुअत्तली का मकसद यह हरगिज नहीं कि वो मेरिट पर रिलीज हुए हैं, बल्कि सेक्शन 426 के मुताबिक यह मुअत्तली सिर्फ उस वक्त तक है जब तक उसकी मेन अपील कोर्ट में पेंडिंग है। यानी मुअत्तली एक जमानत है, सजा की माफी नहीं है। इसी तरह जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एडिशनल सेशन जज के फैसले की रोशनी में पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की नाअहली आर्टिकल 63H के तहत 5 साल के लिए कर दी है, जो अपनी जगह बरकरार रहेगी और यह भी है। यहां याद दहानी करे जानना जरूरी है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन की 2 शिकों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के मुताबिक नाअहल हो चुके हैं। एक शिक आर्टिकल 62P के तहत है, जो उसकी सीट की बाकी मानदा मुद्दत पर लागू होता है, और दूसरा आर्टिकल 63H के तहत है, जो सेशन जज इस्लामाबाद के हुक्म के मुताबिक 5 साल नाअहली मुकर्रर करता है। शाह खबर साहब इस वक्त हमारे साथ, हुसैन फैसल मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और आगे चल के अब्दुल्ला गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगाज करते हैं। शाह खबर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शाह खबर साहब, मेरा इब्तिदाई आपने सुना, इसमें अगर आपको कुछ गलती लगी हो तो मेरी तस्हीह कर दीजिएगा, क्योंकि आज लोग कह रहे हैं कि जनाब ये सजा मुअत्तली एक रूटीन अमल है कि 3 साल से कम की अगर सजा होती है, 3 साल की होती है गालिबन, तो उसमें जमानत हो जाती है, लेकिन क्या वो नाअहल रहेंगे? ऐसा ही है? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त रोशनी डाली इस तमाम सूरत हाल के ऊपर। हाँ, जहाँ तक सजा मुअत्तली का जो ताल्लुक है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब एक किसी भी मुलजिम को सजा दे दी जाए और वो अपील कोर्ट जो है उसमें अपील जो है वो एडमिट हो जाए हेयरिंग के लिए, और उसके साथ साथ फिर सजा मुअत्तली की दरखास्त भी दे दी जाए, तो उसमें ये देखा जाता है कि जो सजा है उसका क्वांटम क्या है, उसकी तो कितनी मुद्दत है। तो वो 3 साल की जो सजा होती है उसको कानून की नजर में लेसर पनिशमेंट समझा जाता है, कम सजा समझी जाती है, फॉर द पर्पसेस ऑफ ग्रांट ऑफ बेल एंड सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। वैसे तो 3 साल की सजा अगर किसी को हो जाए वो तो कम तो नहीं है अगर किसी को गुजारनी पड़े, लेकिन जो एक यार्ड स्टिक मुकर्रर की गई है जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में, उसमें इसको कंसिडर किया जाता है। और उसमें आपको मैं ये भी बात बता दूं कि सजा की मुअत्तली जो है ये कोई एक कानूनी हक नहीं है। ये केस टू केस पे वेरी कर सकता है, ये एक सवाबदीदी इख्तियार है। और इसका जिक्र सर कल हुआ भी था ना, उन्होंने राहुल गांधी साहब की मिसाल दी थी कि उनकी 2 साल की सजा हुई है लेकिन उनको मुअत्तल नहीं किया गया, वो भी अभी भी जेल के अंदर ही है। सवाबदीद है अदालत की, उसमें देखा जाता है कि उसमें मुकदमे में जो है वो प्राइमा फेसाई कोई गलती है या कोई इलीगैलिटी है, रेगुलरिटी है, उसको वो पूरा नहीं एड्रेस करते, उससे एक अमूमी राय कायम करके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक एक्सपेक्टेड था, और इसमें कोई ऐसी हैरत वाली बात नहीं है कि ये तमाम जो लॉयर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इनकी सजा मुअत्तल हो जाएगी। लेकिन उसके साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं, अटैच इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो अभी तक मौजूद है। उसकी वजह यह है कि ये सजा मुअत्तल हुई है, सजा खत्म नहीं हुई है, अभी इनकी पेंडिंग अपील जो है वो अभी तक हम इनको सजा याफ्ता ही कहेंगे सर, सजा याफ्ता?
ज़ाब्ता इस कंटेक्स्ट में कि वो रिहा तो हो जाएंगे अगर उनको किसी और मुकदमे में मकतूब नहीं है, लेकिन अगर वो सजा याफ्ता की लिस्ट से उस वक्त निकलेंगे कि जब अपील से वो बरी हो जाएंगे, कल हो जाएगी जब अगर अपील अभी जो है वो लगी नहीं है और उसकी पेंडेंसी के दौरान जो उसकी सजा के जितने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मसलन कि वो नाअहल हो चुके हैं 5 साल के लिए, ये बिल्कुल अपनी जगह पे वो चीज इंटैक्ट है, वो अभी कोई भी अवामी ओहदे पे मुंतखब नहीं हो सकते जब तक कि वो अपील में बरी नहीं हो जाते। तो सजा की मुअत्तली से जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बिल्कुल जारी रहते हैं। बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा, क्योंकि कोसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी जरा मैं शामिल गुफ्तगू करता हूं। कोसैन साहब ये बताइएगा, अब ये 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की बात की गई, अब कल साइफर वाला मामला है, अभी ये खबर निकलकर सामने आई है कि साइफर केस की जो समाअत होगी ये वहीं जेल के अंदर होगी, जज साहब वहां पर जाएंगे और इस केस की समाअत करेंगे। सर, अगर मैं आपसे प्रिसाइजली पूछूं कि अगर जुडिशियल रिमांड पर हैं, क्या उनकी रिहाई कल हो सकती है, आप क्या कहेंगे इस पर? है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट कैंप करेगी अटक जेल में जी, और सारे हालात वाक़यात उसके मौरूज़ी सूरत हाल को देख के फ़ैसला करेगी कि क्या मज़ीद जुडिशल कस्टडी में रखना। लेकिन ये है कि अगर जुडिशल कस्टडी में कोर्ट कमिट कर देती है किसी एक्यूज़ को, फ्राम देयर ऑनवर्ड्स उसका राइट एक्रू हो जाता है कि वो बेल फाइल कर सकता है। अच्छा। तो साइफर केस में भी इट इज़ विद इन हिज राइट कि वो बेल फाइल करेंगे और फिर कानून के मुताबिक उसका अदालत फैसला कर देगी। ठीक है, अदालत उसका फैसला कर देगी। सर, आज जो फैसला निकलकर सामने आया, फिर मैं देख रहा था कुछ सियासी जमातों के सरबराहान भी, दीगर लोग भी, सियासी में एक बात कर रहा हूँ, लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब, अब शहबाज शरीफ साहब का भी गालिबन ट्वीट है, थोड़ा सख्त ट्वीट है उनका, उन्होंने कहा कि जनाब जब ये फैसले प्रिडिक्ट होने लग जाए ना, पता लगने लग जाए कि जनाब फैसला क्या आ रहा है, तो ये लम्हा फिक्रिया है। आपको भी ऐसा ही लगता है सर? नहीं, ऐसा नहीं है, ये इट वाज सो एक्सपेक्टेड, क्योंकि कोर्ट की प्रैक्टिस ऐसे ही है कि जो शॉर्टर सेंटेंस है उसको लिबरली सस्पेंड कर देती है। उसमें लॉजिक ये है कि अपील जो है वो क्यू में लगी होगी, वो अपने वक्त पे लगेगी। ऐसा ना हो कि 3 साल की सज़ा की जगह कोई एक्यूज़ जो है वो उससे ज़्यादा सज़ा के तौर पे अंदर रहे। इस एनोलॉजी पे बेसिकली ये शॉर्टर सेंटेंस को सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, शॉर्टर सेंटेंस को इसलिए सस्पेंड कर दें। शाह खबर साहब, सर ये बताइएगा, ये मैं आज देख रहा था कुछ कानूनदान इस पर भी सवाल उठा रहे थे कि साइफर केस में जो जुडिशल रिमांड तहरीक इंसाफ के सरबरा को दिया गया, उस जुडिशल रिमांड में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजमी होता है, तो मजिस्ट्रेट के सामने तो पेश ही नहीं किया गया, उसके बावजूद जुडिशल रिमांड हो गया। आप क्या कहेंगे सर इस पर? दुरुस्त है कि किसी को भी जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जो है वो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने जरूर पेश किया जाता है। अगर वो मैजिस्ट्रेट उसको अगर मजीद जुडिशल रिमांड दे दे 14 दिन का, तो फिर ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जब तक कि चालान पेश नहीं हो जाता या उनकी जमानत नहीं हो जाती। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि अब देखना यह है कि जब इनकी गिरफ्तारी डाली गई इस मुकदमा में, साइफर वाले मुकदमे में, जी, तो क्या उसका जो पर्चा रिमांड है वो पेश किया गया, जो मुतलका अदालत है जिस इस केस में जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट है, दहशतगर्दी अदालत, बिल्कुल कॉम्पिटेंट कोर्ट है, तो अगर तो उसमें पर्चा रिमांड उसमें पेश हुआ और उसमें उन्होंने उनको जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए जो है हवाले कर दिया, तो फिर तो ये एक लॉफुल कस्टडी है। जो हमें पता ही चल रहा है कि कल उनके वो 14 दिन का जो जुडिशियल रिमांड है वो कल खत्म हो रहा है और उसको मजीद रिन्यू होना है आगे। और उसके लिए अभी हमें ये भी पता चला है कि वजारत कानून ने उनका जो जेल ट्रायल है अटक जेल में, उसको भी नोटिफाई कर दिया है। तो अब उस सूरत में कल फिर जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं वो अपनी अदालत अटक जेल में जो है वो मुनक्किद करेंगे, जिसमें जो है खान साहब को पेश किया जाएगा और उनके जुडिशियल रिमांड में जो है मजीद इजाफा किया जाएगा। और फिर बेल के चांसेस हो सकते हैं सर उसी दिन या नहीं? बिल्कुल, जैसे अभी कोसैन बता रहे थे कि उनका बिल्कुल ये राइट है कि वो बाद गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त जो है वो जो मुतलका दफा है उसके तहत बिल्कुल उसके तहत वो गुजार सकते हैं और उस पर नोटिस होगा स्टेट को, और स्टेट को सुनने के बाद
अदालत उस पर बिल्कुल कोई भी मुनासिब हुक्म सादर कर सकती है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। ठीक है। अच्छा सर, मैं भी सुन रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को कह रहे थे कि मामले को 5 अगस्त पे वापस लेकर जाना चाहिए जब उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी। फिर कुछ लोग ये भी बात कर रहे थे कि जनाब ये 25 दिन का अजाला कौन करेगा क्योंकि ये सजा मुअत्तल हुई है, ये सजा खत्म हुई है। लेकिन आप ये बात बिल्कुल क्लियरली की बात कह रहे हैं, कैटेगोरिकली बात कह रहे हैं कि जनाब ये मुअत्तल नहीं हुई है, इसको फिलहाल अब ये जो उसका ट्रायल चल रहा था वहीं से सारा मामला शुरू होगा। नहीं, आप ये किस केस की बात कर रहे हैं? सर मैं ये जिसमें सजा हुई है ना, जो तोशाखाना वाले मामले पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी, उसमें देखिए जी, उसमें तो पोजीशन ये है कि वो जो अदालत है वो तो फंकस ऑफिशियो हो चुकी है, वो तो उसका कोई अमल दखल नहीं रहा ट्रायल कोर्ट ने, उन्होंने तो जजमेंट दे दी। अब ये जो हाई कोर्ट की डोमेन में है जिसके खिलाफ अब अपील जो है सुनी जाएगी, अभी वो ज़ेर समाअत है, तो अब उनका जो ये सजा की मुअत्तली वाला और जमानत पे रिहाई वाला जो है वो एक प्रोसेस है, वो तो अब हो चुका। अब वो देखना ये है कि अगर वो दूसरे मुकदमात में अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं है तो इसमें तो वो रिहा मुतसव्वर होंगे, लेकिन उसकी जो अपील है वो तो अभी तक पेंडिंग पड़ी है। वो जब उसका नंबर आएगा, जब उसकी बारी आएगी, तो फिर उसको उसके मेरिट्स के मुताबिक सुना जाएगा। तो इसका स्टेटस यही है कि इस वक्त खान साहब जी की जो सजा है वो मुअत्तल है, वो जमानत पे रिहाई का उनका ऑर्डर हो गया है अगर वो किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है, और उनका जो अपील है वो जब उसका टाइम आएगा तो उसके मेरिट्स के मुताबिक हाई कोर्ट फैसला और करेगी, वो फैसला तो अगर मंजूर कर लेगी या खारिज। एग्जैक्टली जो अपील की बात आप कर रहे हैं, अगर मंजूर कर लेती है फिर मामला चलते हैं, और उसके बाद फिर खान साहब के हक में आता है तो फिर कलअदम आएगा कि अगर जो ये सजा है यही कलअदम करार दी जाए, उसके बाद वो अहल होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए और फिर ये कहा जाएगा जनाब वो सजा याफ्ता नहीं है। ऐसा ही है सर? जी जी जी, अगर तो ये अपील में वो कामयाब हो जाते हैं, अगर उनकी अपील मंजूर हो जाती है तो फिर तो जाहिर है कि वो कोर्ट की जो जजमेंट है जिसमें उनको सजा हुई है वो मनसूख हो जाएगी, वो सेटिस्फाइड हो जाएगी, फिर तो वो अहल होंगे अगर ऐसी सूरत में कि अगर उनकी अपील मंजूर हो जाती। ठीक है जनाब। अब्दुल्ला गुल साहब भी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, एनालिस्ट हैं जनाब, हमारे दोस्तों में से एक हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला गुल साहब। सर ये बताइएगा क्या कहेंगे सर, आज एक बड़ा रिलीफ तहरीक इंसाफ को मिला है, उनके सरबराह को मिला है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जनाब ये सजा याफ्ता ही रहेंगे फिलहाल अभी, और ये किसी भी जो अवामी ओहदा है उसको नहीं रख सकते, इलेक्शन नहीं रखते, 5 साल की नाअहली इन पर बरकरार है। क्या कहेंगे सर? रहीम देखें, जहां तक ताल्लुक है, ये तो अदालत का आपको मालूम ही था, तोशाखाना पहले दिन से यही एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे कि ये कोई ऐसा केस नहीं है जिसके अंदर जमानत ना हो सके या उसके ऊपर इस तरह की सजा दी जाए। जाहिर है बहुत सारी चीजें देखी जा रही थी, लेकिन केसेस तो और भी बहुत सारे हैं। और आपको मालूम है जिस तरीके से वो बकौल उनके कि जी 200 FIR हो चुकी हैं, तो 200 FIR के मुकदमात जो हैं भुगतना इससे पहले भी हम देख चुके हैं। लोगों को जेलों से रिहाई हुई और जिस दरवाजे से वो निकले दूसरे दरवाजे से उनको वापस अंदर दाखिल कर दिया गया। और इस सारे का मकसद जो है वो क्या है? क्या इस सारे मकसद को 9 मई के साथ हम जोड़े तो पता चलता है कि एक रियासत के खिलाफ बगावत का भी मुकदमा मौजूद है, और वो बहुत संगीन मुकदमा है क्योंकि उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मौजूद है, साइफर का मुकदमा है। ये तो चले एक है ना, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर मल्टीपल इश्यूज जो कि अभी उनको फेस करना है, और उसके अंदर भी उनके लिए कोई खैर नहीं नजर आ रही फिलहाल। तो ये तो एक बात है, लेकिन असल बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, हर चीज के लिए आपको टाइम लेना पड़ेगा, और अगर इलेक्शन 6 महीने में हो रहे हैं तो या 3 महीने हैं या इससे ज्यादा में हो रहे हैं, तो जाहिर है आपको क्या लगता है कब हो रहा है सर? आपको क्या लगता है 6 महीने में हो रहा है या 6 महीने के बाद हो रहा है? देखिए 6 महीने और 6 महीने बढ़ भी जाते हैं, उसके आगे एक आध आपकी मुस्कुराहट बता रही है 6 महीने के बाद होंगे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। आप जो है वो शरारत कर सर इतना हक तो है ना आपसे दोस्ती का। अच्छा गालिबन शायद दोबारा कनेक्ट करते हैं, कुछ इश्यूज आ गए। अच्छा हुसैन साहब ये बताइएगा 180 केसेस हैं खान साहब के ऊपर। अब मैं जाहिर सी बात है 180 केसेस पढ़ने बैठेंगे, आपको क्या लगता है कौन सा केस है जो बहुत ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम
क्रिएट कर सकता है। 180 मिलियन पाउंड का भी केस है, वो जो अलकादरी यूनिवर्सिटी वाला भी केस है, अभी साइफर वाला मामला भी चल रहा है, रियासत बगावत वो 9 मई वाला मामला भी चल रहा है। आपको लगता है कि खान साहब बाहर आ जाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं जनाब, एक केस से अगर कुछ मामला होता है, रिलैक्सेशन मिलता है, तो दूसरे केस में गिरफ्तारी यकीनी है? देखिए, ये जितने भी केसेस हैं, हर केस की फाइल इंडिपेंडेंटली कोर्ट ट्रीट करेगी, और हर केस में उन्हें बेल भी चाहिए, हर केस में उन्हें एक्विटल भी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये सारा डिपेंड करता है कि प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस क्या है। एविडेंस, ये हमारी अदालतें बेसिकली एविडेंस की अदालतें हैं। अगर एविडेंस ठीक होगी, एविडेंस ठीक कानून के मुताबिक गुजरेगी, तो उसमें कन्विक्शन हो सकती है। और अगर किसी केस में एविडेंस डेफिशिएंट है तो वहाँ पे कन्विक्शन मुश्किल होगी, क्योंकि कानून में जो अक्यूज्ड होता है वो ब्लू आइड सन ऑफ द कोर्ट होता है और उसको बहुत सारे हकूक़ हासिल होते हैं। लेकिन बहरहाल उनको सारे केसेस में से स्विम क्रॉस करना पड़ेगा, सारे केसेस में से बेल का रिलीफ लेना पड़ेगा कोर्ट से। अब गॉड नोज कि उन्हें किस जगह से मेरिट के मुताबिक। बट सर केसेस बड़े खतरनाक है ना हुसैन साहब, मैं बोल रहा हूँ अभी 180 मिलियन वाला जो केस है ये बड़ा खतरनाक केस है, साइफर वाला केस है वो बड़ा खतरनाक केस है, इसके अलावा दीगर केसेस हैं, 9 मई वाला केस है, सीक्रेट एक्ट उस पर लागू हो जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी लागू हो जाती हैं। आपको लगता है ये गिरफ्तारी वाला मामला, क्योंकि सर आपने एक तवील अरसा गुजारा है, सर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इतने केसेस हैं तो गिरफ्तारियां चलती रहेंगी? जी ऑब्वियसली जो ये डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे, वो किसी भी केस को 3 तरीके से ट्रीट कर सकती है। एक ये कि वो इस्तदा कर सकती है कोर्ट से कि जो अक्यूज्ड है उसको फिज़िकल रिमांड चाहिए पहले इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए। अगर फ़र्ज़ करें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी समझती है कि फ़िज़िकल रिमांड नहीं ज़रूरत, तो वो उसके बगैर तफ्तीश करेगी। अच्छा, जहाँ फॉर द टाइम बीइंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर द टाइम बीइंग उस अरेस्ट को डेफर भी कर सकती है। अच्छा, ये प्रेरोगेटिव है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, और वो अपने मतलब केस की फाइल के मुताबिक उसको लेके चलेगी। ठीक है। अच्छा, ये कहना बिल्कुल जी 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 कंटिन्यू करें सर, कुछ तो कंटिन्यू कर सकते हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहना कबल अज़ वक्त है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो किस सिमत में केस को लेके चलती है। ठीक है। अच्छा, गुल साहब हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल। गुल साहब, मैं आपसे ये कह रहा था जिसको आपने शरारत का नाम दिया था, मैं आपसे ये कह रहा था सर आपकी मुस्कुराहट ये बता रही है कि 6 महीने तक तो खैर तसल्ली रखें, उसके बाद ही कुछ होता है। आप तसल्ली नहीं, सिर्फ तसल्ला रखें बल्कि मेरे ख्याल में जो अभी बात हो रही थी, मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब बात हो रही थी कि आपके पास बहुत सारे दीगर केस हैं, 190 मिलियन पाउंड्स वाला है, आपके पास बहुत सारे और जो केसेस हैं उसके अंदर, और फिर रियासत के खिलाफ जो बात है उसको तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आप देखें ना कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो उन लोगों पर तो लागू होता है ना जो गवर्नमेंट के ओहदेदार रहे में हैं, और अगर वो गवर्नमेंट के ओहदेदार रहे में हैं और उनके पास सीक्रेट्स हैं और वो सीक्रेट्स जो है वो गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, या उसके हवाले से ऐसे कोई मामलात हैं, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन्वोक करने की जरूरत क्यों पेश आई, इसके मुहर्रिकात को गौर करना पड़ेगा। इसलिए इतना आसान नहीं है। वो एक दरवाजे से जाते हुए नजर आ रहे हैं बाहर, दूसरे दरवाजे से वापसी के मुंतज़िर हैं। ठीक है सर। अच्छा, क्योंकि मैं गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा, शाह खबर साहब आपकी नज़र में आपको क्या लगता है, अभी ये अलकादरी यूनिवर्सिटी का केस है, ये भी लोग कहते हैं ओपन एंड शट केस है, ये पैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आने थे लेकिन ये पैसे यहाँ पर नहीं आए, किसी और अकाउंट में गए, ये ओपन एंड शट केस है, इसमें तहकीकात होंगी। साइफर वाला मामला जाहिर सी बात है वो खुद एक बात को तस्लीम कर चुके हैं कि साइफर उनसे मिसप्लेस हो चुका है, गुम हो चुका है, ये बात एक तरीके से एतराफ़ जुर्म के तौर पर तस्वुर किया जा सकता है। 9 मई के वाक़यात हैं, चले वो ये बात को कहते हैं कि जनाब मेरे लोग नहीं थे, मैंने नहीं हुक्म दिया था, लेकिन उसकी भी तहकीकात होंगी। आपकी नज़र में प्रिसाइजली सर 180 केसेस में कौन सा केस ऐसा है जिसमें अब नेक्स्ट वो तोशाखाना वाला केस बन सकता है खान साहब के लिए? जी सलमान मिर्जा साहब, मैं समझता हूं कि मैं पहले भी मेरा ये ख्याल था कि ये जो तोशाखाना का केस है या साइफर वाला केस है या वो जो इंग्लैंड से जो रकम आई थी यूनिवर्सिटी वाली, ये खासे सीरियस नोयत के केसेस हैं। इसमें काफी ज्यादा मटेरियल और एविडेंस मौजूद है
और इररिफ्यूटेबल बज़ाहिर नजर आ रही है। तो पहला तो आपके सामने आ गया ये जो तोशाखाना वाला। तोशाखाना में भी मैं आपको एक बात करूंगा जी सर, कि तोशाखाना के भी जो केस के दो पहलू है। एक उसका जो इस्तिगासा का केस था कि वो तोशाखाना में से जो भी सूरत हाल हुई उसको नहीं डिक्लेयर किया गया, वो भी एक बड़ी सॉलिड एविडेंस मौजूद थी। हाँ, उसमें कुछ टेक्निकल गलतियां जरूर हैं, जैसे कि उनके गवाहों को नहीं जो है इजाजत दी गई पेश करने की, या कुछ और लवाजमात थे वो पूरे नहीं किए गए। वो प्रोसीजर लैप्सेस जरूर थे, लेकिन अगर आप उसके मेरिट्स को देखें तो वो मेरिट्स पे प्रोसिक्यूशन का वो भी बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग केस है। इसी तरह जो अलकादर यूनिवर्सिटी है, इसमें भी बड़ी बड़ी नाकाबिल तरदीद शहादतें और मवाद मौजूद है। हम उस पर कोई हतमी तौर पे तो राय नहीं दे सकते, लेकिन प्रामा पेशाए हमें नजर आ रहा है कि ये केसेस बड़े मजबूत है। इसके अलावा 9 मई के हवाले से भी जो उन पे मुकदमात हैं जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ चुकी है, वो भी खासे कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो भी उनके लिए मुश्किल का जो है वो उनको सामना करना पड़ेगा। बाकी तो उसमें जो आप इतने लंबे चौड़े केसेस हैं वो तो मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल उसमें नजर आ रहा है कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, या वो तो है, वो तो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन वो मेजॉरिटी केसेस छोटे नोयत के केसेस हैं, जहाँ पे दफा 144 की खिलाफ वर्जी है, 16 MPO के केसेस हैं, वो कोई इतने कंसिडरेबल केसेस नहीं है। लेकिन जितने केसेस मैंने भी अभी गिनवाए हैं, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, ये खासे सीरियस नोयत के हैं, और ये इनके लिए कानूनी तौर पे बड़े मुश्किल जो है उनको पेश। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस। जिस तरह से 7 डेज ट्रायल का कहा गया था, 3 दिन के अंदर ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया। अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो मेरिट पर है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसमें कई सुकम हो सकते हैं, टेक्निकली इश्यूज आ सकते हैं, गवाहों को नहीं सुना गया, दीगर मामलात के लिए। तो सर अब इस हवाले से जब ये अपील पड़ जाएगा तो फिर मामलात क्या कुछ होंगे? शाह खबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेहमान खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल्ला गुल साहब, कोसैन साहब और शाह खबर साहब। शाह खबर साहब, आप ये ब्रेक पर जाने से पहले अब मेरिट की बात कर रहे थे। मेरिट बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज़ें जो मैं पढ़ रहा था, मुझे वो चीज़ें ज़्यादा तौर पर बेसिकली समझ नहीं आ रही थी कि आपने तहाइफ लिए, तहाइफ लेने के बाद आपने जो इलेक्शन कमीशन में पेपर्स जमा कराने होते हैं कागजात नामजदगी में, उसमें उस असासों का जिक्र नहीं किया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब आपने FBR के अंदर अपने टैक्स रिटर्न्स जमा कराए हैं, तो उस टैक्स रिटर्न्स में आपने उन अमाउंट के टैक्स भी रिटर्न जमा कराए। तो सर इसके पीछे आपको क्या लगता है, ये बदनीयती थी या क्या वजह थी? बात यह है कि वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि अगर आप कहें जी मुझे कानून का नहीं पता, तो एक आम शहरी को तो छोड़ने, जो इतने इम्पोर्टेंट ओहदे पे जो लोग जो है बराजमान रहे हैं, उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती। देखिए बात ये है कि ये जो एक इलेक्शन लॉ है उसमें एक तकाजा है कि हर जो मुंतखब नुमाइंदा है, चाहे वो पार्लियामेंट का मेंबर है, सूबाई असेंबली का मेंबर है, उसने हर साल अपने जो असासाजात हैं उसकी तफसील जो है वो हर साल के आखिर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देनी है। बिल्कुल, कि आपके असासों में कितना इजाफा हुआ, कितनी कमी हुई, वो सारी डिटेल्स देनी है। सही सर। तो वो जो तोशाखाना से ली गई अशिया थी, उनको जो बेचा गया, उनकी जो सेल प्रोसीड्स है, उनकी जो इनकम थी, वो 2 या 3 गोशवारों में जो इलेक्शन कमीशन में थे वो नहीं जाहिर की गई। हाँ, FBR के गोशवारों में उन्होंने जरूर उसका कहीं पर जिक्र किया, लेकिन उसमें भी कोई इतनी तफसीलात मौजूद नहीं है। तो इसमें ये प्ली नहीं दी जा सकती कि क्योंकि जो इनकम टैक्स के गोशवारे हैं उसमें तो शायद उसका जिक्र मौजूद है, और जो इलेक्शन कमीशन का जो तकाजा है वो नहीं पूरा हो सका, तो वो एक ओमिशन है। लेकिन वो चूंकि एक्सप्रेसली कानून में ये प्रोवाइडेड है कि अगर उसमें गलत बयानी की जाएगी या बात छुपाई जाएगी या डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, तो वो करप्ट प्रैक्टिस के जुमरे में आए। सर इसमें डेलिबरेटली का कोई ऑप्शन होता है कि जानबूझ के या अनजाने में या पता नहीं था, ये इसका ऑप्शन होता है, गलती से गलतफहमी का शिकार होता है? कि इस पे गलती की गुंजाइश एज सच नहीं होती, ये कानून का तकाजा है। अगर आप पे पूरा नहीं हुआ और वो फिर बाद में पता चला कि वो जो है वो उसको डेलिबरेटली जो है कंसील किया गया था, क्योंकि वो जो तीसरे साल का जो जब ये बात
ओपन हो गई, तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट जो डिक्लेरेशन है उसमें उसका जो है वो जिक्र कर दिया, लेकिन उसमें भी कोई तफसील नहीं। तो अब बात ये है कि ये एक गैर कानूनी अमल तो है जो कि इलेक्शन एक्ट के तहत जो है वो उसमें आता है, एक प्रैक्टिस के जुमरे में आता है, और सब प्रैक्टिस के जुमरे में जो चीज आ जाए तो उसका इस्तगासा जो है इलेक्शन कमीशन भेज देती है, जिसको सेशन जज सुनता है और उसकी सजा 3 तो सर फिर ये मामला जब अपील में जाता है, लेट सपोज अगर इसको मामले को अपील में जाते हैं, तो सर मेरिट तो दुरुस्त है ना, आपकी नजर में मेरिट दुरुस्त है, ओपन एंड शट वाला मामला है ये। अगर तहरीक इंसाफ के सरबरा की इस मामले के अंदर सजा मुअत्तली हुई है तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो 3 साल सजा है। अगर यही सजा 10 साल के करीब होती है, 3 साल से ज्यादा होती, तो फिर इसको वेव करना या उनकी जमानत मिलना नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसा ही है सर? फिर मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन नहीं आप कह सकते, क्योंकि सवाबदीद फिर भी है, क्योंकि हर केस के हालात और वाकयात डिफरेंट होते हैं। तो वो उस वक्त जो अपील कोर्ट है वो उसने डिसाइड करना होता है कि वो तो जो लेसर पनिशमेंट वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो तो एक बड़ा आम रूटीन में चलता है, लेकिन बहरहाल जो जमानत देना और जो सजा की मुअत्तली है वो तो अपील कोर्ट का इख्तियार है, उसका जो है वो उनका सवाबदीदी इख्तियार है। तो ऐसी सूरत में जबकि मेरिट्स पे तो केस ठीक हो और उसमें कानूनी तकाजे पूरे ना हुए हों, प्रोसीजर अडॉप्ट ना हुआ हो, तो उसमें नॉर्मली ये होता है कि वो फिर जो अपील कोर्ट है, हाई कोर्ट्स ऐसे फैसले को मंसूख करके वो अपनी ऑब्जर्वेशंस दे के दोबारा उसको रीट्रायल के लिए अदालत को भेज सकती है कि आप इन चीजों को दोबारा जो है एड्रेस करके तो नया फैसला करें, जिसको आम उर्फ आम में कहते हैं कि वो केस रिमांड हो जाता है दोबारा समाअत के लिए। तो उसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि अगर उसमें बहुत ज्यादा प्रोसीजरल लैप्सेस हैं। ठीक है। अच्छा गुल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ी सियासी बात भी आपसे करनी है, इस पर भी बात करनी है, और आज जो मुलाकात हुई तो मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। अगर आप इजाजत दें तो सर हुसैन साहब से भी मैं एक सवाल कर लूं। हुसैन साहब, सर ये बताइएगा कि अब ये जो सारा मामला चल रहा है इसमें मैं देख रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी मौजूद जस्टिस साहिबान पर तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं ये 25 दिन का अजाला कौन करेगा। अता तारड़ साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो भी बड़ा हार्शली बात कर रहे थे, बड़ा स्ट्रांगली बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा ने जो 205 दिन गुजारे हैं गालिबन, या सफदर साहब ने गुजारे हैं, वो नवाज शरीफ साहब ने गुजारे हैं, वो उनकी सजाओं का अजाला कौन करेगा। फिर राना सनाउल्लाह हो गए, दीगर लोग, एहसन इकबाल हो गए, बेतहाशा लोग हैं जिनकी सजाएं खत्म हो चुकी हैं लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने जेल गुजारी है। तो सर ये जो कंडक्ट है कि वो कह रहे हैं कि जनाब इस अदालत में मेरा फैसला नहीं चले, कोई कह रहे हैं इस जज साहिबान पर नहीं चले, उन्होंने अपनी जानिबदारी साबित कर दी है, इस अमल को कैसे देखते हैं सर? देखिए, क्रिमिनल लॉ में जितने भी केसेस हैं तमाम फैक्ट्स मुख्तलिफ होते हैं, तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि क्रिमिनल लॉ में जितने भी केसेस हैं उनके फैक्ट्स मुख्तलिफ होते हैं, उनको अपने फैक्ट्स के हवाले से ही ट्रीट किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो स्टॉलिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ इदारों के ख़िलाफ़ या जजेस के ख़िलाफ़, ये बिल्कुल एक ला हासिल सी एक्सरसाइज है। उसकी रीज़न ये है कि ये बायस जो है, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है सर, आ रही है जी। ये जो इसके 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक पर्सनल बायस होता है, एक लीगल बायस होता है। जो पर्सनल बायस है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने एक सेटल्ड लॉ आज तक दे रखा है कि पर्सनल बायस के हवाले से जज खुद फैसला करेगा कि वो बायस है या नहीं है। आज तक ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में बायसनेस की बात करते थे, तो अगर वो बायस होते तो इनको बेल देते। दूसरी बात यह है कि अपने इदारे हैं हमारे, हिंदुस्तान के इदारे नहीं हैं, इसराइल के इदारे नहीं हैं। क्या बात, हमें इनकी शान व शौकत, जी, ये हमने इन इदारों की शान व शौकत को बरकरार रखना है। इस तरह टीवी पे आके किसी मीडिया पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके किसी भी इदारे की या उसके मेंबर्स की तस्दीक नहीं करनी चाहिए। दुरुस्त बात, बिल्कुल। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें आमिर फारूक साहब से इन्हें कोई प्रॉब्लम था, तो ऑलरेडी 186A के तहत ये सुप्रीम कोर्ट चले गए हुए हैं कि हमारे केसेस को पेशावर हाई कोर्ट या लाहौर। सॉरी, आपकी कथा कलामी की माफ़ी सर, क्योंकि आपने नाम लिया ना, मैं इसलिए मेंशन करना चाह रहा हूँ सर, ये तोशाखाना केस में जिसमें सज़ा हुई है, इसमें भी सर ये जो डिले आया था, या उन्होंने जाहिर सी बात है डिले की एक एप्लीकेशन डाली थी, वो भी तो इन्हीं की तरफ से मिली थी। जितनी दरख्वास्त जमानत कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी थी वो भी इन्होंने ही दी थी ना गालिबन सर? जी हाँ,
देखें, ये एक मुहावरा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये आधा मुहावरा पढ़ते हैं, पूरा मुहावरा ये है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एंड जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड। तो ये एक सेंसिटिव मामला था, कोर्ट ने दोनों साइडों को मतलब कि बैलेंस आउट करना था। इसमें ऐसा अगर आप कहें कि किसी एक तरफ झुकाव कोर्ट ने कर दिया तो ये बड़ी गलत बात है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। और ऐसे किसी भी इदारे को या उसके मेंबर को चाहिए जाए कि हायर जुडिशरी है उसके जजेस को आप मिलाइन करें, ये अच्छा नहीं लगता, मॉरली भी ठीक नहीं है, और आपके मुल्क का जो इमेज है वो भी बर्बाद होता है इन सारी बातों। एग्जैक्टली। और सर फिर जो मनाजिर देखने को मिलते हैं वो बड़े अफसोसनाक होते हैं, जो हमने बैरून मुल्क भी देखे थे। अच्छा सर, ये हुमायूं दिलावर साहब, उनको OSD बना दिया गया, तो ये मैं तरक्की समझ लूँ या तनज़्ज़ुल ही समझूँ? देखिए, जो हालात पैदा हो गए थे, ये हाई कोर्ट का फ़ैसला है, हो सकता है इसकी कोई और कंसिडरेशंस हों, आई डोंट नो, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता, ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरनल इशू है। लेकिन ये है कि जो मैं अभी थोड़ी देर पहले लीगल बायस की बात कर रहा था जी सर, तो टेक्निकली अब जब अगर फ़र्ज़ करें कि जब अपील इस तोशाखाना केस में फ़िक्स होती है और कोर्ट ये समझती है कि ये रिमांड का केस है, वापस ऑब्जर्वेशन कुछ दे के वापस भेजेंगे डी नोवो ट्रायल के लिए, सर नो ट्रायल के लिए, या किसी ख़ास स्टेज से आगे ट्रायल जो होगा, तो फिर ये किसी और जज के पास जाना चाहिए, क्योंकि हुमायूं दिलावर साहब माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं और ये फिर लीगल बायस की बात है। ठीक है सर, तो उस पर भी लॉ बड़ा क्लियर है। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपकी तरफ। अब्दुल्ला गुल साहब, सर अब ये अपील में जाता है मामला, ये मामला बड़ा क्लियर है कि आपने तोशाखाना से तहाइफ लिए, आपने उसको अपने कागजात नामजदगी के अंदर शो नहीं किया, कागजात नामजदगी में आपने दिखाया नहीं, और जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन में आपने हर साल जमा कराने होते हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं कि अगर आपने एक दूसरी शादी भी करके रखी हुई है वो भी आपने डिक्लेयर नहीं की, तब भी आप सादिक और अमीन नहीं रहते, क्योंकि आपने फिर झूठ बोला एक तरीके से। अब ये मामला अगर अपील में जाता है तो इस केस का मुस्तकबिल एज ए एनालिस्ट आप कैसा देख रहे हैं सर? देखिए, इसके अंदर दो तीन जो घड़ी, सर माइक करीब कीजिएगा, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है सर मुझे। ये अभी आ रही है आपको? जी सर, अब बेहतर आ रही है, बेहतरीन सर। देखें, तोशाखाना का तो एक साइड पे कर देना, असल बात यह है कि जो घड़ी वो तो दुबई के बाद तो एस्टेब्लिश हो गई। अब ये जो घड़ी बेची गई है, इसका पैसा जो है क्या बैंक के जरिए आया? तो ऐसी तो कोई वो बैंक ट्रांसफर मौजूद नहीं है, और अगर ये हुंडी के जरिए आया तो क्राइम है, और अगर ये कैश के जरिए आया तो एयरपोर्ट पे $1000 से ज्यादा आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, विच इज अनदर क्राइम। तो ये इसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं। अब जो जहाँ तक ताल्लुक है, हर केस के अंदर टाइम लगता है, और अगर जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि जी 6 महीने में इलेक्शन होते हैं, तो फिर 6 महीने में तो आप तो अपनी तारीखें भुगतते रहेंगे, और अगर तारीखें भुगतते रहेंगे टाइम होगा, और फिर इस दौरान में 16 सितंबर भी गुजर जाएगी। 16 सितंबर के बाद हालात जो हैं वो क्या ऐसे ही रहेंगे, ये वक्त बताएगा। मेरे ख्याल में कबल अज वक्त होगा कोई भी कमेंट करना। इसलिए जो कुछ करना है ये आपके पास यही कोई 15 दिन है। 15 दिन के अंदर कानून को जो है आप मोम की तरह मरोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि उसके पेचो खम हैं, उसके सर्टन तकाजे हैं, अपील होती है, फलाना होता है, इतनी उसकी जो है वो हाजिरियां होंगी, उसके ऊपर जो है एविडेंस पेश करना पड़ेगा, बहस होगी, फिर काउंटर जो है आर्ग्यूमेंट होगा। इसमें टाइम लगेगा, और अगर ये टाइम लगेगा तो मुझे तो ये 6 महीने के अंदर कोई एलिजिबल नहीं नजर आ रहे कि आपको नेक्स्ट इलेक्शन के लिए खान साहब जो है वो आपको एलिजिबल नजर आएंगे कि वो लड़ सकेंगे, इलेक्शन लड़ सकेंगे, या उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ सकेगी। और अभी तो हालात एक नया पलटा खाएंगे, खास तौर पे जब सितंबर का मिड गुजरेगा, उसके बाद आप देखेंगे कि सूरत हाल यकसर जो है वो तब्दील होती नजर आएगी। और खास तौर पे अवाम के अंदर वो लोग जो ये सोच रहे थे कि पीटीआई की क़यादत जो है वो शायद, जिनको अब उम्मीद हो चली है कि जी वो बहुत कोई एक पलटा खा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। नतीजा ये निकलेगा कि वो जो थोड़े बहुत लोग अभी साथ हैं वो भी साथ छोड़ जाएंगे। तो फिर आप इलेक्टोरल प्रोसेस में किसको लेके जाएंगे, कौन होगा जो रिप्रेजेंट करेगा, कौन है जो सामने आएगा, कौन है जो इलेक्शन लड़ेगा, ये बहुत मुश्किल काम है। इट इज नॉट एन इजी जॉब एट ऑल।
तो सर अगर यही सवाल मैं आपसे करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तरफ से कौन रिप्रेजेंट करेगा अगर खान साहब पर भी नाअहली की तलवार बरकरार रहती है, शाह साहब अंदर है? साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है सर? जी मुझे आपकी अब आ रही है सर। मैंने कहा आपने जिस पॉइंट पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया है, मैं अगर यही सवाल आपसे करूं कि अगर इलेक्शंस 6 महीने के अंदर होते हैं, 6 महीने के होते हैं, या लेट्स सपोज जब भी होते हैं, और खान साहब पर अगर ये नाअहली की तलवार बरकरार रहती है, 5 साल की जो उनकी नाअहली है, शाह साहब भी अंदर हैं, असद उमर भी अंदर हैं, तो सर फिर इस पार्टी को रिप्रेजेंट व्हाट डू यू थिंक कौन करेगा? कोई भी नहीं ऑन करेगा इस पार्टी को। ये पार्टी बहुत कमजोर हो जाएगी, और जब तक अगर खान साहब अंदर रहे या उनको जो है केसेस का सामना करना पड़ा तो अंदर बाहर आना जाना लगा रहेगा। और अगर ये अंदर बाहर जाना आना लगा रहा तो मुझे तो अगले 2-2.5 साल उनके जो है वो कोई ज्यादा, मैं उसके लिए जो है वो ये नहीं कहूंगा कि खुशाइंद होगा, मुझे तो वो मुश्किल का ही शिकार नजर आते हैं। ये कश्ती डूबती रहेगी, इसके अंदर दरारें पड़ेंगी, इसके अंदर जो है पानी भरना शुरू हो जाएगा, और जब एक दफा पानी भरना शुरू हो जाएगा तो एक होल को जो है आप ब्लॉक करेंगे तो इतनी देर में दूसरा होल हो जाएगा। और फिर जो लोगों की इनके साथ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जब दम तोड़ेंगी तो फिर लोग अपने अपने जिस जिस जगह सींग समाएंगे वहां चलेंगे वो। सर क्योंकि आपकी सियासी मामलात पर बड़ी ग्रिप है, मैं बहुत कुछ सीखता हूं आपसे। गुल साहब ये बताइएगा सर कि पीपल्स पार्टी को अचानक क्या हुआ? ये कह रही थी ना मुश्तरका मफादात कौंसिल में हमारे साथ हाथ हो गया, एक तरीके से हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, हमें तो कहा गया था नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे, हल्का बंदियों का मामला ही नहीं होगा, हल्का बंदियों का मामला नहीं होगा तो 90 डेज के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। अब 90 डेज के अंदर इलेक्शंस चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी सूरत है ही नहीं, तो ये अचानक ऐसा क्या हुआ है सर? गुल साहब खतरा पैदा हो गया, उनको ये लग रहा है कि ये निजाम डूब रहा है और उनको नजर आ रहा है कि शायद इलेक्शन हो ही ना। इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने, जो आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये पीडीएम की जो एक सांझे की हंडिया है, बीच बाजार टूटेगी। अभी तो इनके आपस के इख्तलाफात सामने आएंगे, अभी तो ब्लेम गेम होगी, अभी तो इल्जाम तराशी होगी एक दूसरे के ऊपर। ये इलेक्शन जो है वो इस वजह से घबरा गए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ये बिल्कुल जो है वो स्टैंड स्टिल आके खड़ा हो जाएगा। इसके अंदर कोई जो है उनको वादे, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि उनकी हिकमत अमली क्या होगी। पीडीएम की हुकूमत जिस दिन इख्तिताम पजीर हुई उस टाइम पे तो उनका ये ख्याल था कि फौरन इलेक्शन हो जाएंगे, उसका फायदा ले लेंगे, लेकिन अब उनको ये एहसास हो चला है कि इलेक्शन तो हो नहीं रहे। और जो लोग उन्होंने घेर घार के किस तरीके से काबू किए थे बलोचिस्तान में, उन्होंने बड़ी अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश, आज वो रिवर्स होती है नजर आ रही है। इस पर वो जल्द चाहते हैं दबाव डाल के, प्रेशराइज करके, और मुझे कोई बड़ी होगी कि वो जाके पीआई के साथ किसी दिन इत्तेहाद कर लें, तो ऐसा कोई अचंभे की बात। ये आपका ख्याल है या ये आपका ख्याल है? ये आपको ये आने वाले दिनों में नजर आ रहा है ऐसा होता हुआ? नजर आ रहा है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पहले किसके साथ की थी? उन्हीं लोगों के साथ की थी ना जो एक दूसरे का पेट फाड़ रहे थे। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त बात करें। चले सर, मुझे क्योंकि वाइंड अप भी करना है तो मैं चाह रहा हूं कि सर एक एक पॉइंट सबसे एक और ले लूं। सर ये बताइएगा शाखावर साहब, कल अगर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अगर मामला जमानत की तरफ चला जाता है तो आपको लग रहा है कोई हाइल होगी रुकावट खान साहब के रिलीज होने में, या आपको लग रहा है कि नहीं जमानत नहीं हो सकती, कल तो कम से कम नहीं हो सकती? देखिए, कल तो जमानत मेरा नहीं ख्याल हो सकती। उसकी वजह यह है कि जैसे वो अपना जमानत का इख्तियार तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, कल वो अपनी जमानत की दरख्वास्त जो है बाद गिरफ्तारी बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उसमें प्रोसीजर ये होता है कि अदालत नोटिस करती है स्टेट को और कंप्लेनेंट को, तो उसमें कम से कम हफ्ता 10 दिन का नोटिस होता है, फिर वो रिकॉर्ड आता है, उस पर बहस होती है, फिर अदालत उसके मेरिट्स के मुताबिक या बेल खारिज कर देती है या उसको मंजूर कर लेती है। लेकिन कल तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ उसका होना जरूरी है। और इस प्रोसेस में आपको लग रहा है कि 1 हफ्ता तक लग जाएगा? हाँ, 1 हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन उसमें एक और भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें एक जो असद उमर साहब हैं, जी उन्होंने भी अपनी कबल गिरफ्तारी जमानत जो है वो इसी अदालत में करवाई हुई है, तो इसमें साइफर केस में उनकी जो अगली तारीख है वो 14 सितंबर है। तो जितनी भी सब्सिक्वेंटली बेल आफ्टर अरेस्ट भी आएंगी वो उसके साथ क्लब हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये 14 सितंबर जो असद उमर साहब की जो जमानत कबल गिरफ्तारी की तारीख है
उसमें तमाम जो बाद में एप्लीकेशंस आएंगी वो उसके साथ क्लब होकर सुनी जाएगी, यकजा होकर सुनी जाएंगी। ठीक है जनाब। हुसैन साहब, यही सवाल आपसे, व्हाट डू यू थिंक सर, कल आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ खुशखबरी निकल कर आएगी, या आपको लगता है कि नहीं अभी ये मामला और लंबा जाएगा? नहीं, अभी मेरा ख्याल है कि ये पूरा प्रोसेस जो है ये इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, और जैसे शाखावर साहब ने कहा है कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो एटलीस्ट 14 तारीख तक ज़रूर चला जाएगा, क्योंकि जो सब्सिक्वेंट बेल एप्लीकेशन है उसके क्लब होगी, और गॉड नोज़ कि 14 को भी बहस हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि अदालत के सारे सितारे पूरे होंगे तो अदालत अपना काम जारी रखेगी। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अब्दुल्ला गुल साहब थे। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।